इब तू कोई काम ना करती, नल के पड़ते पानी भी ना भरती, तू बार बार लोभी में आवस है, तू बार बार लोभी में आवस है, मारे फैसला में टांगड़ आवस है। लोग तो लोग है, और लोग हमेशा जिंदा रहता है। तू तावड़ी सी आजा माँ, आके दर्द बजा दा माँ। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संतराम देशवाल जी, जिन्हें महाकवि सूरदास आजीवन सम्मान मिला है हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से। और हरियाणवी साहित्य के लिए एक बृहद कार्य इन्होंने किया है। तो डॉक्टर देशवाल, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, हरियाणवी साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए आपने काम किया है, तो शुरुआत वहीं से करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप हमें हरियाणवी के लिए जितना भी कार्य आपने साहित्यिक रूप से किया है, विशेष रूप से जो उल्लेखनीय है, उसके बारे में आप हमें जी, जानकारी दें। मेरी हरियाणवी लोक साहित्य और संस्कृति से जुड़ी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है हरियाणा संस्कृति और कला, जो हरियाणा साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई थी, और बाद में हरियाणा ग्रंथ अकादमी से अब प्रकाशन उसका हुआ है। उसके दो संस्करण आ चुके हैं। और इसके अतिरिक्त लोक आलोक, आंगन में मोर नाचा किसने देखा, संस्कृति दर्पण, ये मेरी पुस्तकें हैं। और अभी अभी आई है कल लोक साहित्य में कड़का विधा, जो कड़के हैं हमारे, अब तक वो कुछ संग्रहित तो हुए थे, मगर उसका स्वरूप और परिभाषा निर्धारित नहीं हुई थी। मैंने प्रयास किया है कि उसमें जो लोक कड़का है उसको परिभाषित किया जाए और उसका स्वरूप निर्धारित किया जाए। तो ये अभी आई है। ये 4-5 पुस्तकें मेरी पूर्णतः लोक साहित्य केंद्रित है। जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब, साहित्य में तो ये तो हरियाणवी की बात आपने जो हमें बताई, उसके अलावा जहां जी तक मुझे जानकारी है, हरियाणवी के लिए आपने बृहद कार्य किया है। और जी विशेष रूप से हरियाणवी गायन के लिए लेखन में जो कार्य हमारे जो बड़े दूसरे कवि रहे हैं, उन्होंने जो कार्य किया उसको संकलित करने का, संग्रहित करने का और समाज तक पहुंचाने का कार्य आपने किया है। तो मैं चाहता हूँ इस बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताएं। जी जी जी। हाँ, मेरा शहीद कवि फौजी मेर सिंह ग्रंथावली मेरी प्रकाशित हुई है, और बाकी गाए बगाए पत्र पत्रिकाओं में देश की पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें भी मैं खासकर सांग और लोक नाट्य और जितनी भी लोक साहित्य से जुड़ी दूसरी विधाएं हैं, उस पर लेखन करता रहता। जी, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। तो लोक साहित्य की बात चल रही है कि हरियाणा में लोक साहित्य की जो स्थिति है इस समय, आप उसको जी किस जी। तरह से देखते हैं? जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया चली थी 90 के दशक के बाद, उस समय मैंने लिखना आरंभ किया था इस मुद्दे के ऊपर। और जितना नुकसान हरियाणा की लोक संस्कृतियों, लोक साहित्य को, भूमंडलीकरण को, वैश्वीकरण के कारण हुआ है, इतना और किसी संस्कृति को नहीं हुआ है। क्योंकि हम दिल्ली के नजदीक हैं, और जो जो व्यक्ति तथाकथित शिक्षा की तरफ अग्रसित होता जाता है, अगर वो आगे बढ़ता जाता है, तो अपने लोक साहित्य को भूल जाता है। और वो नहीं भूलता तो विकृत हो जाता है। और यहाँ तक कि भी है कि हमारे जो विश्वविद्यालयों में बैठे हुए प्रोफेसर हैं, वो भी, मैंने ये देखा है, मेरा अनुभव है कि मैं जब पीएचडी के लिए मेरे पास शोधार्थी आते थे, तो मैं ये कहता था भी मैं तो हरियाणा के साहित्य के ऊपर करवाऊंगा काम, शोध कार्य, और या मैं करवाऊंगा लोक साहित्य पे। तो मुझे बड़ा उसमें संघर्ष करना पड़ता था। और कईयों ने तो, नाम मैं नहीं लेना चाहता, सब विद्वान है, सब सम्मानित हैं, कईयों ने तो बुरी तरह से इस बात को नकार दिया कि लोक साहित्य भी कोई साहित्य होता है। लोक साहित्य से आगे बढ़ो, 21वीं शताब्दी में आप पहुंच गए हैं और आप लोक साहित्य पटके हुए हो। मगर मैं समझता हूं अभी तक हमारा जो लोक साहित्य है वो तो ठीक प्रकार से संग्रहित भी नहीं हुआ है। कई तो हमारी ऐसी लोक विधाएं हैं जो अभी नामित भी नहीं हुई हैं, जैसे लोक कड़का था, अभी मैंने बताया।
और लघु काव्य कथाएं हैं और इस प्रकार के लोक सूक्तियां हैं, उनका नामकरण भी नहीं हुआ अभी। और उससे पहले ही वो बिल्कुल लुप्त प्राय होती जा रही हैं विधाएं, लोग भूलते जा रहे हैं। सुदूर जो क्षेत्र हैं, जनपद हैं, उनके मैं देखता हूं कि यहाँ जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे मैं बात करूं बिहार के मजदूर आते हैं, तो रात को आवाज आती है, वो अपने लोक साहित्य, अपने जो गीत है, लोकगीत, वो गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। और हमारे यहाँ ये परंपराएं अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो इसलिए स्थिति तो अच्छी नहीं है, मगर लोक कभी मरता नहीं है। अब मैं घूम कर देखता हूं तो नए नए लोकगीत रचे जा रहे हैं। अब कोरोना से संबंधित लोग रचे जा रहे हैं। जो हमारे शादी विवाह के गीत थे, जो पुराने थे, जाहिर है उनमें जो पुरानी बातें थी वही आएंगी। हल का जिक्र होगा, कुम्हार का जिक्र होगा, जिसका भी जिक्र होगा। अब वो तो बेमानी हो गई है। अब उन बातों को तो आज की जो पीढ़ी है वो सोचती है कि ऐसा भी कोई कुम्हार का भी कोई चाक होता था क्या, उससे संबंधित गीत है क्या, हल भी चलाया जाता होगा, इतने हाल ही होंगे। तो इसलिए अब नए नए गीत आने लगे हैं। पहले गीत हैं कि दूल्हा जो है वो साइकिल और घड़ी मांग रहा है लोकगीत में। अब साइकिल और घड़ी की बात नहीं, मैंने लोकगीत सुने हैं, मैं उनको संग्रहित कर रहा हूँ समकालीन लोकगीतों को। अब तो दूल्हा कहता मुझे हवाई जहाज चाहिए, मुझे हवाई जहाज चाहिए दहेज में। तो इस प्रकार से अब भी निरंतर लोक साहित्य रचा जा रहा है। हाँ, हानि अवश्य पहुंची है, और उस हानि से उबरना इतना आसान नहीं होगा। यदि आज की पीढ़ी लोक साहित्य को हाथों हाथ नहीं लेगी, उसको आगे नहीं बढ़ाएगी, तो बहुत मुश्किल होगा। हमारे जैसे लगे हुए हैं, वो कब तक लगे रहेंगे। आपकी जो पीढ़ी है उसको लोक साहित्य के ऊपर मैं समझता हूँ कि काम करना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आपने बताया और निसंदेह अगर प्रयास करेंगे तो सजीवता बनी रहेगी। पर एक जी, चीज अभी आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप अपनी कोई प्रतिनिधि रचना हमें जरूर सुना दें। में एक कविता है, माँ स्वर्ग में चाली। माँ तू भगवान का रूप से, गर्मी की छा सर्दी की धूप से। माँ तू भगवान का रूप से, गर्मी की छा सर्दी की धूप से। बहुत घनी अच्छी से माँ तू, बहुत घनी अच्छी से माँ तू, धर्मराज जिसी साची से माँ तू। शहर में जी लागता कोन्या, शहर में जी लागता कोन्या, तेरे बिना दर्द बाजता कोन्या। तू तावड़ी सी आजा माँ, आके दर्द बजा दा माँ। तेरा पोता दादी दादी करे से, नौकरी तेरी बोड़िया की से मजबूरी, नौकरी तेरी बोड़िया की से मजबूरी, तेरे पोते ने सहनी पड़े से दूरी। तावड़ी आके पोते ने संभालिए माँ, आके उसने गले लगाइए माँ। माँ ते माँ थी, माँ ते माँ थी, कहमते आगी। बेटे के शहरी घर में खुशी छागी, और न्यू ये 3 बरस गुजर गए, बेटे के सगड़े काम सुधर गए। फिर एक दिन बेटा बोला, कसाई ने अपना मुंह खोला। फिर एक दिन बेटा बोला, कसाई ने अपना मुंह खोला। माँ मुन्ना इब स्कूल जावस है, माँ मुन्ना इब स्कूल जावस है। तेरे कारण बिजली का बिल बढ़ के आवस है, तेरे कारण बिजली का बिल बढ़ के आवस है। इब तू चाली जा गांव में, इब तू चाली जा गांव में, जाके बैठ नीम की छा में। इब तू कोई काम ना करती, नलके पड़ते पानी भी ना भरती। इब तू कोई काम ना करती, नलके पड़ते पानी भी ना भरती। तू बार बार लोबी में आवस है, तू बार बार लोबी में आवस है। मारे फैसला में टांगड़ आवस है। तेरे कपड़े माते बांस आवस, तेरे लत्या माते बांस आवस है। मुन्ने ने तेरा रहना नहीं सुहावस है। तू तो हमेश खांसती रहे, तू तो हमेश खांसती रहे। बता तने कोई क्यों कर से वे, सब के आगे हमारी इमेज बिगाड़े से। बात बात में आंसू ढड़कावे से। तू गांव में चाली क्यों ना जाती माँ, उड़े ठाठ ते जीवन क्यों ना बिताती माँ। माँ बुरा मानिए मत, मन गलत जानिए मत। माँ बोली, बेटा उड़े किसके दौरे रहूंगी,
बेटा उड़े किसके दौरे रहूंगी, अपने लाडले पोते का बिरह क्यों कर सहूंगी। मैंने अड़े रहने दे मेरे बेटे, मैंने अपने मन की बात कहने दे बेटे, मेरी खाट बरामदे में गलवा दे, मेरी खाट बरामदे में गलवा दे, एक मटकी पानी की मंगवा दे। राम की सू कति ना खासू, ना रोर ना आंसू। राम की सू कति ना खासू, ना रोर ना आंसू। थारे जब्बू कुत्ते की दाढ़ बिस्कुट ना खाऊं, थारे जब्बू कुत्ते की दाढ़ बिस्कुट ना खाऊं। ना इत दूध पीऊं ना दवाई मंगवाऊं, ना इत दूध पीऊं ना दवाई मंगवाऊं। इतनी सुन के भी बेटा बोला, मेरी बात मान जा माँ, गांव में ना जाती तो बुढ़ा के आश्रम में चली जा माँ। मेरी बात मान जा माँ, गांव में ना जाती तो बुढ़ा के आश्रम में चली जा माँ। या सुन के माँ की आंखों में आंसू आ गए, इतनी सुन के माँ की आंखों में आंसू आ गए। अपने इकलौते बेटे के बचन खूब भागे, अपने इकलौते बेटे के बचन खूब भागे। चोर नजर तय पोते का न्या देख के बुढ़िया चाल पड़ी, चोर नजर तय अपने पोते का न्या देख के बुढ़िया चाल पड़ी। कांपते बूढ़े आता में ठाली अपनी छड़ी, कांपते बूढ़े आता में ठाली अपनी छड़ी। कि मैं कहना चाहती थी माँ, के मैं कहना चाहती थी पर गला रुंध गया, माँ के मैं कहना चाहती थी पर गला रुंध गया। बेटे की बात सुन के आंखों के आगे अंधेरा आ गया। माँ ने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो मेरे लाल, माँ की फिक्र छोड़ अपने बाड़का ने पाल। सुख तेरे यो चैन तब बसियो, माँ गांव में गई है कोई बुझे तेन्यू कहियो। फिर बेटे ने माँ रिक्शा में बिठा दी, फिर बेटे ने माँ रिक्शा में बिठा दी। अपने कुत्ते को टाटा कह के अपनी कार चला दी। कोठी का न्या देख माँ जोर जोर से हंसी, बेटे की कोठी का न्या देख के माँ जोर जोर से हंसी। कई वर्षा पाछे आज वह खुल के खांसी, कई वर्षा पाछे माँ आज खुल के खांसी। बुढ़ा के आश्रम का आगे माँ उतर गई, बुढ़ा के आश्रम के आगे माँ उतर गई। हे भगवान मने ठाले, न्यू कह के माँ गुजर गई। हे भगवान मने ठाले, न्यू कह के माँ गुजर गई। फिर पुलिस ने पचनामा काट्या, चौगर दे रूका पाट्या। कमेटी आया ने माँ की माटी फिर संगवाई। बेटे धोरे आई थी माँ, न्यू स्वर्ग में चाली। माँ की चिता जड़ी तो कुदरत ने नाड़ झुका ली, माँ की चिता जड़ी तो कुदरत ने नाड़ झुका ली। माँ न्यू स्वर्ग में चाली। ये रचना मैं डॉक्टर समझता हूँ मेरी प्रतिनिधि रचना है। जी, जी, नहीं बहुत सुंदर लिखा है और यथार्थ लिखा है। सबसे बड़ी जी बात ये है कि शाब्दिक सुंदरता है पर यथार्थ के साथ है, अपने आप में बड़ी वाकई विलक्षण रचना है। तो माँ की धन्यवाद। बात चली है तो इसी दिशा में आगे हम बात करेंगे। माँ, परिवार, पिता ये सारी चीजें यानी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको बनाती है, एक व्यक्तित्व जी प्रदान जी करती है जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो मैं बिल्कुल जानना ठीक। चाहूंगा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप थोड़ा-सा हमें बताएँ? मेरा पैतृक गांव है जिला झज्जर के पास एक छोटा सा गांव खेड़का गुज्जर। वहां मैं पैदा हुआ एक किसान, साधारण किसान परिवार में। और ऐसे मैं अपना दुर्भाग्य कहूंगा कि जब मैं 4 एक साल का था तब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। पिताजी के गुजरने के बाद जाहिर है परिवार पर बड़ा आर्थिक संकट और सामाजिक भी संकट आ जाता है। सारा परिवार छिन्न भिन्न हो गया था, मगर मेरी माँ ने वो संभाला। और मेरे जो वृद्ध दादाजी थे, वे 80 साल के थे उस समय, और बाद में 100 साल के करीब होकर वो स्वर्ग सिधारे। उन्होंने भी सहारा दिया। उस उम्र में 80 साल की उम्र में हल जोतते थे, हमें भी बच्चों को साथ ले जाते थे। और इसीलिए हम, मैं समझता हूँ कि मैं बचपन में ही समझदार हो गया था, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं था। दादाजी थे वह शिक्षित थे, माँ शिक्षित थी,
इसलिए सारे काम हम भाई अपने आप ही करने लगे थे। और मेरे से जो बड़े भाई थे, उन्होंने 13-14 साल की उम्र में ही खेती बाड़ी का काम संभाल लिया था। उनकी हम भी सहायता करते थे, इसलिए मैंने हल भी जोता है, लामनी भी की है, जो भी खेती के कार्य हैं वो सारे किए हैं। और उनसे मेरी अनुभूतियां बड़ी सघन हुई हैं। और जो खेत खलियान और सारी जो मैंने देखे अनुभूत किए, उनको अपनी रचनाओं में जाहिर है कहीं ने गाए बगाए स्थान में दिया कि विशेष बात मुझे दिखाई दी अ, अपने परिवार में, कि मेरे दादाजी खेती क्यारी करते थे, मगर उन्होंने अपने भाइयों को पढ़ाया, तो उनके अंदर शिक्षा का प्रेम था। इसलिए वो विशेष रूप से कहते थे कि भाई पढ़ो। और उनको ये तो नहीं पता था कि विज्ञान क्या होती है, संख्याएं कौन सा संकाय क्या है, कला क्या है, मगर ये है पढ़ो। और उसके लिए मैं भाई, आप जहाँ कुछ भी करना पड़े, कहीं से कर्ज लाना पड़े, क्या करना पड़े, आप लोग पढ़ो। और जी, जी डॉक्टर साहब, अच्छी जानकारी दी आपने परिवार के बारे में, लेकिन यहाँ एक प्रश्न और पैदा होता है। जो आपकी अभी रचना जी हमने सुनी, वहां से भी ये बात है, और जब आप जैसे लोगों से बात होती है तो एक बात जरूर निकल के आती है कि तत्कालीन जी, समाज में और समकालीन समाज में बड़ा अंतर है। आप इस बहुत अंतर को बहुत किस अंतर तरह है। से किन आप इस अंतर को किस तरह से किन शब्दों में परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए, पहले मैं यहाँ से शुरू करूंगा। जैसे अभी मैंने कहा था कि हमारे छोटा सा गांव है, शिक्षा की स्थिति अच्छी उस समय नहीं थी, अब भी नहीं है अच्छी। अब भी अच्छी नहीं है, नौकरी पेशा लोग तो हैं, मगर वो दिल्ली नजदीक है, गांव में आकर रुकती है बस, तो एक लग जाता, वो लग जाते हैं, तो बेरोजगारी तो ज्यादा नहीं है, मगर पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, शिक्षा का प्रचलन नहीं है। और हम लोग, हमारे साथ में एक गांव है दुल्हेड़ा, बड़ा गांव है। अब तो दोनों गांव मिल गए हैं, बीच में तालाब है, आधा किलोमीटर पहले फासला था। तो वहीं प्राइमरी विद्यालय था हमारा, वहीं जो है उच्च विद्यालय था, हाई स्कूल था, उसमें ही हम पढ़ते थे। कि जब मैं चौथी कक्षा में था, तो एक दिन की बात है, हमारे पड़ोस के रिश्ते में दादा लगते थे मेरे, और उनका बेटा फौज में था, और फौज से चिट्ठी आई, फौजी की, अंतर्देशीय पत्र आता था वो नीला सा, और वो उसको लेके सारे गांव में घूमे। उनको पढ़ने वाला कोई नहीं मिला उस दिन, इत्तेफाक से चिट्ठी पढ़ने वाला नहीं मिला। और मैं अपने घर के दरवाजे के आगे खड़ा दिखाई दे गया। अब उन दिनों बच्चे अपने बड़ों के आगे बोल नहीं सकते थे। वो अब ये नहीं अपना घर का कोई बड़ा हो, गांव का भी बड़ा हो, तो जो वो कहेगा, उसका जो कहना है, उसकी आज्ञा है, वो सिरोधारी। तो इसलिए वो मेरे पास आए, और मेरे पिताजी का नाम लेकर बोलते हैं गांव में, कहने लगे, अमुक के अमुक के लड़के, भाई बताते तू बड़ा होशियार है, ये मेरी चिट्ठी पढ़। अब मैं दो चौथी का बच्चा कहाँ चिट्ठी पढ़ूंगा, मुझे, मैं कब कभी चढ़ गई। मगर चूंकि वो कह रहे थे, तो मैं उधर अंदर की तरफ देखा। माँ ने भी कहा, घूंघटी निकालती थी उन दिनों, तो नहीं बेटा पढ़ दे। अब उनको क्या पता ये बच्चा पढ़ पाएगा या नहीं, फिर भी मैंने वो लेके अक्षर मिला मिला के धीरे धीरे पढ़ी। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, दोबारा फिर पढ़, तिबारा फिर पढ़। 3 बार वो पढ़ के उनकी समझ में आ गई, भाई ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद दे के चले गए। अब मेरे तब जान में जान आई। और फिर उसके बाद वो लिखवानी थी, दूसरे दिन की बात है, तो गांव में इत्तेफाक से उस दिन भी कोई लिखने वाले नहीं मिला। और मैं फिर उनके आगे आड़े चढ़ गया, और वो कहने लगे, आ जाए इधर, आ जाए, चिट्ठी लिख। अब चिट्ठी कहाँ लिखूं, ना उन दिनों पेन था, ना पेंसिल थी, नेजे की कलम होती थी हमारी, और उसकी शीशे की दवात होती थी, जिसमें काली स्याही होती थी, डुबो डुबो के लिखते थे उसमें, तख्ती में या कापी में भी। तो अब मेरी माँ ने फिर कह दिया, बेटे लिख दे, लिख दे। अब मैं, मेरे को कोई चिट्ठी लिखनी आती थी, फिर भी मैं वो तख्ती के ऊपर लिख रख के, और डबो डबो के लिख, वो बोलने, हाँ लिख दे भाई, राम सब राम राम, लिख दिया राम राम, जितना भी मोटा लिखा जा रहा था।
तो वो मैंने जो उन्होंने बोला वो लिख दिया, धीरे धीरे घंटा लगाया, जितना जो भी लगा, और फिर उन्होंने पढ़वाया। अब अरे बहुत बढ़िया बात, अरे तो उनसे भी अच्छी लिखता है। और वो चिट्ठी डाल दी, वो एक सिलसिला शुरू हो गया, और मैं गांव का धीरे धीरे चिट्ठी लिखने वाला और बांचने वाला बन गया। और मैं समझता हूँ कि मेरी साहित्य लेखन की शुरुआत वहां से हुई। एक दूसरी घटना और मैं आपको बताता हूँ। हमारे गांव में एक शिक्षक आकर बस गए थे प्राइमरी में पढ़ाते थे, वो हमें तो नहीं पढ़ाते थे। और उनके जो बच्चे थे, वो अपने बच्चों को लाके हितोपदेश, पंचतंत्र आदि ये दे, और उनके बच्चे पढ़े नहीं। मैं कहता तुम नहीं पढ़ते, मास्टर जी पीट रहे थे, ये मुझे दे दो, मैं पढ़ लूंगा रात को। तो कहते रात रात को, दिन में दे जाइए। एक दिन वो मास्टर जी ने वो पकड़ लिया, क्या क्या ले रहा, क्या निकाल रहा है। हमने सोचा आज मारेंगे, तो मैं कांपने लगा। उन्हें निकाल दिए पुस्तक, कहाँ से लाया ये तो मैं लाया था कल। तो मैंने कहा जी मैं पढ़ने के लिए ले गया था रात को। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, छिपाने की जरूरत नहीं है, ये नालायक हैं, और मैं तेरे लिए रोज किताबें लाऊंगा, और तू पहले तू पढ़ा कर, और ये डरने की जरूरत नहीं, रात रात भर तू जागता है। तो फिर वहां पर मैं, ये मेरे स्वाध्याय का वहां से मुझे एक प्रकार से ये आनंद आने लगा, और मेरी जो अभिरुचि थी स्वाध्याय में वो बढ़ने लगी, जिससे मेरी अनुभूतियां भी सघन हुई। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि उस समय बड़ा आपस में भाईचारा था, लोक सहकारिता थी, लोग एक दूसरे को लोग मदद करते थे, और दुख सुख में साझी दार होते थे। यदि किसी की फसल कट कटनी या कटनी रह गई, तो सारा गांव लग जाता था और उसका काम करवाता था, और इस प्रकार से आपस में सहयोग था। और सारा गांव किसान के इर्द गिर्द घूमता था, सारे गांव ऐसे ही थे। और पैसे नहीं थे, कम थे, तो इसलिए जो विनिमय था वो वस्तुओं का विनिमय था। हम लोग जब कोई चीज खरीदते थे, कोई आता था बाहर से बेचने के लिए, तो पैसे नहीं देते थे, अनाज के बदले खरीदते थे। अनाज के बदले आलू, अनाज के बदले जो भी चीजें आती है वो अनाज के बदले होते थे। और जो गांव का दो दुकानदार था, उसको भी अनाज के बदले वो भी चीजें देता था। हम तो अब अपने बच्चों को यूं कहते बेटा फ्रूट खा ले, फ्रूट खा ले, दूध पी ले। हम दूध घी की तो मौज थी, मगर हमने तो कभी फ्रूट नहीं खाए। कभी रिश्तेदार बटे वो आता था, केले लाते थे, वो केले का कोई टुकड़ा मिल गया तो मिल गया, और ये इंतजार करते थे कि बटे हुए एक आधी रोटी छोड़ दे तो ये मांडा मिल जाए, नहीं तो बेस उसकी मेसी रोटी बाजरे की या ज्वार की वो खाने को मिलती थी। और अब सब कुछ होने के बावजूद एयर कंडीशन में भी और हम दुखी हैं, बीमारियां हैं, और अरुचि हमारी इन बातों में है। तो इस प्रकार का समाज उस समय था, और इस प्रकार का आजकल। आज की पीढ़ी है, उसकी सोच है नहीं। वो तो ये कहते हैं हेल विद सोसाइटी, हमें समाज से क्या लेना देना, हमें तो अपने से मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है। वो केवल व्यष्टि की बात करते हैं, समष्टि की बात नहीं करते। वो केवल स्व की बात करते, पर की बात नहीं करते, पर की बात नहीं करते। और वैसे वस्तुतः यदि समाज को ठीक चलाना है तो स्व से पर की तरफ बढ़ना पड़ता है, व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ना पड़ता है, व्यक्ति नहीं समाज की बात करनी पड़ती है। तो आपने समाज में, साहित्य में वृहद कार्य किया है, और स्वयं को आज जी, कितना सफल मानते हैं आप, कहाँ स्थित देखते हैं? मैं साहित्यिक दृष्टि से अपने आप को पूरा सफल मानता, पूर्णतः सफल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब हम एमए के विद्यार्थी थे, और एमए के विद्यार्थी में मुझे पता है डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा को सूर सम्मान मिला था, और फिर एक साल बाद डॉक्टर बैजनाथ सिंघल को मिला था। तो हम सोचते थे कितना बड़ा पुरस्कार है ये, और हम उनको भगवान के दर्जे में रखते थे कि भाई ये वास्तव में ही बहुत बड़े साहित्यकार हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे पढ़ते थे, वो हमारे गुरु थे। और ये सपने में भी नहीं सोचा था कि
हमें भी ये बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे, जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार मिलेगा, और जी। ये महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान मिलेगा। तो ये मुझे मिला है। और रही बात अपने आप को पुरस्कार से भी हम उपलब्धि ना आके, क्योंकि पुरस्कार ही सब कुछ नहीं होता, तो मैं समझता हूं कि जो मैं चाहता था, जो मैं अब भी चाहता हूं, वो मैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से, ललित निबंधकार के रूप में मेरी ज्यादा पहचान है, तो वो मैं समाज को देता हूं। इसलिए मैं तो लेखन की दृष्टि से भी और उपलब्धियों की दृष्टि से भी अपने, हालांकि संतुष्टि नहीं होती व्यक्ति की, मगर मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। तो डॉक्टर साहब, ललित निबंध की आपने बात की, तो मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि ललित निबंध के अलावा, जैसे कड़का की आप बात कर रहे थे, हरियाणवी साहित्य की हमारी बात रही, तो अगर मैं विधा की बात करूं, किस किस विधा में आपने लिखा है? कहानी, लघु कथा, और लोक ललित निबंध। लोक ललित निबंध वे हैं जो हरियाणवी संस्कृति पर केंद्रित ललित निबंध, और ललित निबंध और इस इतिहास लेखन, लोक संस्कृति, जब ये आपने जिक्र किया, ये मेरी मुख्यतः अब तक विधाएं हैं। और मेरी पाइपलाइन में है उपन्यास। उपन्यास में लिख रहा हूँ, और जीवनी लिख रहा हूँ, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र। इस डॉक्टर साहब, कोई कड़का की बात चली थी, कड़का सुना दीजिए कोई, कुछ थोड़ा बहुत। कड़का विधा होती है कि दो आदमी जब बात कर रहे होते हैं और एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा आदमी कड़क जवाब देता है, अक्सर उसे पद्यात्मक जवाब देता है। तो जैसे मेरा पहला ये कड़का है, चिड़ी चिड़े की के लड़ाई। चिड़ी चिड़े की के लड़ाई, चाल चाल रे चिड़े मैं भी आई, घनी स्वाद खिचड़ी बनाई, चिड़िया ने फिर लप लप खाई। तो इस प्रकार से फिर वो समाप्त होती है जाकर कोई भी कड़का है। और एक दूसरा कड़का है कि जब ये कोरोना था तो दिमाग पर कोरोना ही छा गया, तो फिर मैंने ये कड़का एक, मुझे याद आया, मेरे स्वर्गीय दादाजी ने सुनाया था मुझे, बांदर पाछे पड़ गया। बांदर पाछे पड़ गया कि कोई आदमी था, और वो गांव में जैसे होते हैं कोई मंदिर, मठ, स्थल, उसमें कोई साधु रहता था, और ये प्रचलन था, ना भी हो तो हम सिद्ध मान के उनके पास अपने सवालों के जवाब के लिए चले जाते हैं। तो वो आदमी उसके पास चला गया, साधु के पास, और कहने लगा जाके कि जी मेरे मेरे मन में तो बहुत बुरे बुरे विचार आते, बहुत बुरे विचार आते हैं, आते रहते हैं। तो वो फिर साधु ने जवाब दिया कि भी ऐसा है, जब तेरे मन में बुरे बुरे विचार आए ना, तो फिर तू ना उन विचारों को तो एक तरफ कर दे, और तू अपने मन में किसी चीज के ऊपर ध्यान लगा ले। अब जी कैसी चीज पे? तो वो तभी आकर उस मठ के ऊपर कोई बंदर बैठा था, तो वो कहने लगा जैसे ये बंदर मुडेर पर बैठा है ना, जैसे इस पे ध्यान लगा लिया। तो कहने लगा जी ठीक है। तो उसने उसी समय बंदर पे ध्यान लगा लिया। जब भी बुरे विचार आए तो बंदर पे ध्यान लगा ले, और धीरे धीरे बुरे विचार तो चले गए, पर वो बंदर उसके दिमाग में आ गया, और 24 घंटे बंदर बंदर ही उसके दिमाग में रहे। फिर वो गया कई दिन के बाद साधु के पास कि महाराज, मैं उस समस्या से ग्रसित हूँ, और मैं आपके पास आया हूँ कि क्या हुआ, अभी बुरे विचार आते हैं? अगर नहीं जी, बुरे विचार तो नहीं आते, और क्या है? अगर बुरे विचार चले गए, बंदर पाछे पड़ गया, मार बंदर के जूत, यो कुए जेरे में पड़ जा। कि मेरे तो जी बुरे बुरे विचार आ गए। तो फिर साधु ने जवाब दिया कि बुरे विचार चले गए, बंदर पाछे पड़ गया, मार बंदर के जूत, यो कुए जेरे में पड़ जा। अगर इस बंदर के भी जूत मार, फिर अच्छे विचार आने लगे। डॉक्टर साहब, आपके पसंदीदा रचनाकार हरियाणवी में, हिंदी में, जिनको आप सुनना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, या जिनको पढ़ करके आपने लिखना सीखा है? जी देखिए, यदि आरंभिक रूप में मैं कहूं तो मुझे प्रेमचंद और रेणु, प्रिंसराज रेणु,
अच्छे लगे। क्यों अच्छे लगे? कि उनकी जो रचनाएं हैं, कहानी है, उपन्यास हैं, वो गांव से ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित है। और मुझे वो ग्रामीण परिवेश चूंकि मुझे अच्छा लगता है तो जाहिर है वो अच्छी लगी। उसके बाद मैं बात करूं कवि की दृष्टि से, तो मुझे निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इनके ये प्रिय हैं, इनकी रचनाएं अच्छी लगी। और निबंध के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, रामनारायण उपाध्याय, ये इनसे मैंने सीखा है, ललित निबंधकारों से। और रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में मुझे प्रभावित किया लोक साहित्य में डॉक्टर भीम सिंह मलिक ने की रचनाओं ने, लोक साहित्य ने। और इसके अतिरिक्त देवशंकर प्रभाकर की रचनाएं से मैं प्रभावित रहा हूँ। वो मुझे अच्छी लगी हैं, जिन्होंने मुझे लोक साहित्य की तरफ बढ़ाया। और बाकी हमारे जितने भी सांगी हैं, इनको भी आप साहित्य की श्रेणी में गिने तो ये भी मुझे अच्छे लगते हैं। और यदि हिंदी साहित्य की बात की जाए हरियाणा के लोग साहित्यकारों में, तो मुझे बाबू बाल मुकुंद गुप्त हैं, वो मुझे मेरे प्रिय रहे हैं। माधव प्रसाद मिश्र हैं, वो उनसे मैंने प्रेरणा ली है। और संत निश्चल दास, जो केवल संत नहीं, कवि और पहले गद्यकार मैं समझता हूँ हिंदी के ठहरते हैं। विचार सागर उनकी ऐसी रचना थी जो कि शिकागो सम्मेलन था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने उद्धृत की थी कि ऐसी पुस्तक है ये विचार सागर, जो कि ना तो पहली 3 शताब्दियों में हुई और ना शायद आगे होगी। तो इसलिए मुझे निश्चल दास, संत निश्चल दास ने भी प्रभावित किया है। और यदि मैं आपको रोचक बात बताऊं, तो संत निश्चल दास भी और ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त, ये झज्जर के मेरे थे। तो इनको भी वो परिषद बनवाने में, कार्यक्रम आयोजित करवाने में, उनकी हवेली को साफ करवाने में, गांव में जाकर। और इसी तरह निश्चल दास का गांव है सोनीपत में ही, किड़ोली, खरखोदा के पास। तो वहां पहले दिन में गया प्रभावित होकर, तो वहां लोगों को पता नहीं था कि कौन निश्चल दास कौन है, कोई होगा। मगर वहां मैंने बड़ा आयोजन करवाया साहित्य अकादमी से मिलकर, और अब बच्चा बच्चा जानता है, उनकी रचनाओं से भी वाकिफ है। तो ये जो हरियाणा के साहित्यकार से थे, इनसे मैं प्रभावित हुआ। जी, तो डॉक्टर साहब, जी। साहित्यिक जीवन की कोई घटना जो आपको हमेशा स्मरण रहती हो, प्रेरणा देती हो, या दूसरों को आप सुनाना पसंद करते हैं? दो घटनाएं मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो मैंने अभी जिक्र किया था, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, एक परिषद का निर्माण झज्जर में किया था। अब वो रेवाड़ी जिला बन गया, गुड़ियानी के थे वो रहने वाले। और उस समय कलकत्ता से जो अखबार निकलता था, भारत मित्र जैसा प्रसिद्ध अखबार, उसके वो मुख्य संपादक थे। पर सब कुछ प्रकाशक थे, सब कुछ थे। और निबंध क्या, कविता क्या, गजब का उनका साहित्य है। तो वो जी जी। उनके हम शुरू में आयोजन करवाते थे झज्जर, मिलके कुछ लोग। तो डॉक्टर बैजनाथ, एक बार की बात है, डॉक्टर बैजनाथ सिंघल को हमने अध्यक्षता करवाई थी, और मुझे भी उसमें बोलना था। तो वहां के जो आयोजक थे, उन्होंने ये कह दिया कि भाई हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो आप सोनीपत से एक गाड़ी में आ जाना, डॉक्टर साहब को बिठा लाना रोहतक से, और फिर आप झज्जर आ जाना। तो हम रास्ते में गए तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे गुरु थे, 1 महीने में सारी रचनाओं को दोबारा से लिख के, और उनको अपनी तरफ से जो भी सीक्वेंस बनता है, ये मैं समझता हूँ कि नई विधा बनेगी, और मेरे सामने लिख के ला, मैं उसकी भूमिका लिखूंगा। तो मैंने आज्ञा का पालन किया, और लोकालोक मेरी पुस्तक है। यदि हरियाणा का शायद ही कोई विषय होगा, हरियाणा की लोक संस्कृति और लोक साहित्य, जो उस पुस्तक में ना हो। यदि किसी को एक पुस्तक में कोई देखना है हरियाणा की किसी भी विधा के बारे में, लोकड़ का क्या सब कुछ, तो उसमें वो ललित लोक निबंध के रूप में आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने भूमिका लिखी,
और उस भूमिका में ही उन्होंने ये लिखा है कि भाई आप मेरी दृष्टि में हिंदी ललित लोक निबंध के प्रस्तोता होंगे, पुरोधा होंगे। और वो ये दुर्भाग्य रहा मेरा, विडंबना रही कि वो मेरी पुस्तक छपने से पहले वो चल बसे, बाद में पुस्तक छपी वो देख नहीं पाए। तो एक तो ये घटना थी, और दूसरी घटना थी उन्हीं दिनों, अब मैं इतना लेखक तो था नहीं, अखबार में तो मैं लिखता था, मेरी पुस्तक कौन छापे। तो मैंने उनसे भी कहा था कि सर कौन पुस्तक छापेगा, अब तू चुपचाप बस इनको बना दे और छप भी आप जाएंगे। तभी एकदम से क्या चमत्कार हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। साहित्य अकादमी से मेरा कोई उस समय तक कोई लगाव, कोई जुड़ाव ज्यादा नहीं था। कोई एक आधी रचनाएं भेज दी, छप गई, नहीं तो नहीं छपी। मैं उस समय लेक्चर लग चुका था सोनीपत में, तब की बात है। तो उनका लैंडलाइन से कहीं नंबर लिया मेरा, और डॉक्टर चंद्र तिरखा जी का टेलीफोन आया। उस समय ये साहित्य अकादमी के वो थे निदेशक, आजकल भी हैं। ये बात है 2003 की। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई हाँ, डॉक्टर संतराम देसवाल बोल रहे हो। मैंने कहा सर बोल रहा हूँ। कि मैं डॉक्टर चंद्र तिरका बोल रहा हूँ जी। मगर मेरा सौभाग्य है, सचमुच आप बोल रहे हो? हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं जी बहुत खुशी की बात है, नमस्कार प्रणाम। कि नहीं, मैं आपसे कोई गुजारिश करने के लिए किया है। मैंने कहा जी ये शब्द वापिस लो, मेरा कहाँ इतना स्तर है कि आप मुझे गुजारिश करो। कि नहीं मैं सच कह रहा हूँ, गुजारिश है। माँ जी आदेश दो। कहा कि नहीं मैं तो गुजारिश कहूंगा, माँ जो भी आप कहो बताओ। कि मैं आपसे एक पुस्तक लिखवाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी गलत टेलीफोन मिला लिया। कि क्या मतलब? मगर बड़े बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बैठे, उनसे लिखवा लो ना। आप कह रहे हो कि मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से ग्रांट आई हुई है, एमए के पाठ्यक्रम के लिए आपको पुस्तक संदर्भ ग्रंथ चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं एक छोटे से एक महाविद्यालय में प्राध्यापक हूँ, और आप और किसी से लिखवा लो। वो कहते हैं वही आपको नहीं पता, मैं आपका पाठक हूँ, आपकी रचनाएं पढ़ता हूँ, आपके स्तंभों में पढ़ता हूँ, और मैंने जानबूझ के आपको किया है। बताइए विषय, बताइए हरियाणा की संस्कृति और साहित्य पे। मैंने कहा जी जब आप इतना ही कहते हैं तो आप विषय आप ही बता। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा की संस्कृति और कला, ये विषय रहेगा। मैंने कहा ठीक है जी, कि चाहिए हमें 4 महीने में। मैं कहा जी मैं नहीं लिख सकता, फिर और किसी से लिखवा लो। अगर आप क्या कह रहे हो, लोग तो कह रहे हैं मैं 1 महीने में लिख दूंगा। मैंने कहा लिखवा लो जी, मैं तो नहीं लिख सकता। कि आप कितनी रचनाएं हैं उनके आधार पे आप बना दो। मगर नहीं, मैं ऐसे नहीं बना सकता, मैं चिंतन करके अच्छी प्रकार से शोध करके तब लिखूंगा। कि फिर कितना दिन चाहिए? मगर मुझे तो 1 साल चाहिए। कि नहीं 1 साल तो नहीं मिल सकता, ग्रांट है कुल मिला के वो 6 महीने पे एग्रीमेंट हो, कि 6 महीने देता हूँ। तो 6 महीने उन्होंने मुझे दिए। मैंने 2 महीने की छुट्टी ली अपने, उसमें से कुछ भी थी, और बैठ के फिर वो पुस्तक लिखी, हरियाणा की संस्कृति और कला। लोग कहते हैं कि भाई ये हरियाणा का इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें आपको हरियाणा का इतिहास, परिवेश, लोक साहित्य, संस्कृति, सब कुछ, कला एक जगह मिल जाएगा, वर्तमान से लेकर समकालीन तक। तो ये 2 वाक्य थे जो मैं सबके साथ साझा करना चाहता हूँ जी। जी। आप मुझे ये बताएं कि लेखन को आप वरदान मानते हैं या मेहनत से किया जा सकने वाला कोई कार्य समझते हैं? मैं तो वरदान मानता हूँ। मुझे तो वरदान के रूप में ही प्राप्त हुआ है। मेरे तो अंदर से प्रस्फुटन होता है, स्वतः स्वतः अपने आप फूटता है। और मैं समझता हूँ कि मैं रात को सपने भी लिखने के लिए लेता हूँ। रात को मैं सपने में लिखता हूँ, और फिर सुबह आकर हूबहू उसको मैं कागज को उतार देता हूँ। तो इसलिए मैं तो इसको वरदान समझता हूँ। हाँ, ये अलग है कि लेखन प्रयास से भी सुधरता है, उस पर धार आती है, वो अलग बात है। बाकी तो मैं वरदान समझता हूँ। और वो सरस्वती माँ का वरदान है, वो मैं समझता हूँ कि सबके ऊपर हो भी नहीं सकता। कुछ लोग हैं, मेरे ऊपर सरस्वती माँ का वरदान है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीष है। उसके कारण से शायद मैं लिख पाया। ना कहाँ गांव के छोटे से गांव का किसान का बेटा, कहाँ सुर सम्मान, मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता जी।
डॉक्टर साहब, युवा साहित्यकारों के लिए और विशेष रूप से जो हरियाणवी के लिए काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहें? मैंने जो देखा है, मैं युवा साहित्यकारों से माफी चाहता हूँ कि वो सारे जो साहित्यकार हैं वो ना तो स्वाध्याय करते, स्वाध्याय कम करते हैं, देखने में आया वो कम करते हैं, स्वाध्याय पक्की पकाई चाहते हैं। मेरे पास जी तो जी। शोधार्थी भी आते हैं, वो ये चाहते हैं बस पक्की पकाई मिल जाए, या तो कोई ऐसा दे दें अब वो उसको यूं का यूं लिख ले। तो मैं जो युवा साहित्यकार हैं उनसे ये अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि स्वाध्याय करें और जो अनुभूत करें वही लिखें। और उसके लिए जो लोक साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भाई वहां धक्के खाएं, आप लोक संस्कृति को जाकर देखें, अनुभूत करें, उसमें जिए, तब आप लिख सकते हो। नहीं तो मैंने किसी बड़े साहित्यकार से, अब तो भगवान के प्यारे हो गए, उनके 5 उपन्यास थे, वो कहते थे आप मेरे उपन्यासों का जिक्र नहीं करते। तो मैं कहता कि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं कि आपने ये उपन्यास अमुक नाम से लिखा है, आप कभी किसी बस्ती में रहे हैं? बस्ती के ऊपर था वो। कहा कि नहीं रहा। फिर आप ड्राइंग रूम में बैठ के और बस्ती के ऊपर कैसे लिख सकते हो? क्यों लिख क्यों नहीं सकता? कल्पना होती है मगर नहीं हो सकता। आपको जब तक आप उसमें डूबोगे नहीं, आप उसमें अनुभूत नहीं करोगे, घनीभूत आपकी संवेदनाएं नहीं बनेंगी, तब तक मैं समझता हूं आपका लेखन कालजयी नहीं होगा। यूं तो काले अक्षर तो लिख लेते हैं, ये जो साहित्य परोसा जा रहा है ये आगे अब तो हमारा समालोचक नहीं बचे हैं, नहीं तो अभी धज्जियां उड़ जाती। ये केवल लिखना ही साहित्य नहीं है। साहित्य तो है जो सिर पर चढ़कर बोले, जिसे आप पढ़ते ही और सोचते रह जाएं वाह क्या बात है। यानी कि मेरा तो ये मानना है कि साहित्य की राह लोक से होकर गुजरती है। जो जिसका साहित्य जितना लोक आधारित होगा उतना ही वह महान साहित्यकार होगा, उतनी ही उसकी रचनाएं कालजयी होंगी। जैसे कबीर की हैं, जैसे महाकवि तुलसीदास जी, जितने भी रचनाकार हुए हैं, जिन्होंने लोक को जिया है उन्होंने ही अच्छी रचनाएं दी हैं। ये मैं युवा साहित्यकारों को एक गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जी जो युवा है वो अपदेश या आदेश तो मानता नहीं है। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, जी, अंत में मैं चाहूंगा कोई ऐसी रचना जो आपको स्मरण रहती हो, अपनी रचना हमेशा याद रहती हो और आप हमारे साथ साझा करना चाहें। मैं एक पंक्ति अक्सर कहता हूं कि अपने लिए नहीं लिखता हूं, समाज के लिए लिखता हूं। अपने लिए नहीं लिखता हूं, समाज के लिए लिखता हूं। समाज की बात लिखता हूं और समाज के द्वारा लिखता हूं। ये तो गद्य में है। और एक पंक्ति मेरी तो नहीं है मगर मैं अक्सर उद्धृत करता हूं कि ज्ञान आदमी की पहचान बना देता है। ज्ञान आदमी की, हालांकि मैंने इसको हरियाणवी में अपना लिया है, मुझे नहीं पता ये किसकी पंक्तियां हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मगर ये मेरी ऐसी है जो मुझ गुनगुना। तो ज्ञान आदमी की पहचान बना देता है, उजड़े चमन को गुलिस्तान बना देता है। यकीन नहीं होता तो महसूस करके देखिए, दर्द आदमी को इंसान बना देता है, दर्द आदमी को इंसान बना। डॉक्टर संतराम देशवाल जी, आपने इतना समय हमें दिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जीवन के हर पहलू पर, साहित्य पर, समाज पर बहुत लंबी और अच्छी चर्चा हुई, अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, श्रोताओं का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।